و به رژیم صهیونیستی هشدار میدم تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. अभी अभी आपने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सुना जो इजराइल को चेतावनी दे रहे थे। अब एक और क्लिप सुनिए। إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف بلا حدود بلا قواعد بلا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني. ये था हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान का एक चरमपंथी संगठन है, वहाँ की सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर। नसरल्लाह भी इजराइल को ही धमका रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को एक साथ दो धमकियां मिलने लगीं? मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी क्यों भड़क रही है? अमेरिका पानी डालने की कोशिश क्यों कर रहा है? सब विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले कहानी ईरान की। तारीख 3 जनवरी 2020, जगह इराक की राजधानी बगदाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तड़के गाड़ियों का एक काफिला बाहर निकला। जैसे ही गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ी, अचानक जोर का धमाका हुआ। आसमान से मौत गिरी थी मिसाइलों की शक्ल में। निशाना सटीक था। काफिले की 2 गाड़ियां आग के गोले में बदल चुकी थीं। उस हमले में 10 लोग मारे गए। इनमें से एक का नाम कासिम सुलेमानी था, ईरान की कुद्स फोर्स का कमांडर, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी का खास, पावर के लिहाज से ईरान का नंबर 2। इस हमले की जिम्मेदारी ली अमेरिका ने। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनकी मदद की थी। कट टू 2024, तारीख वही 3 जनवरी की। ईरान के केरमान में कासिम सुलेमानी की मज़ार पर हज़ारों लोग जमा हुए अपने नेता की चौथी बरसी मनाने। जैसे ही दोपहर के 3 बजे पहला धमाका हुआ, 15 मिनट बाद एक और बम फटा। इसमें मरने वालों की संख्या 95 तक पहुंच चुकी है। 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसे पिछले 45 बरसों में ईरान में हुआ सबसे भीषण आतंकी हमला बताया जा रहा है। फिलहाल धमाके की असली वजह पता नहीं चली है। पहले कहा गया कि सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया, फिर खबर चली कि अलग अलग बैग्स में बम रखे गए थे। अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। शक सुन्नी आतंकी संगठनों मसलन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट पर जताया जा रहा है। अगर अलकायदा वाली बात सच निकली तो बड़ी विडंबना होगी। दरअसल फरवरी 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें दावा किया गया था कि अलकायदा का सरगना सैफ अल-अदल ईरान में है। वो जुलाई 2022 में अमान अल जवाहिरी की मौत के बाद चीफ बना था। इससे पहले जनवरी 2021 में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान ने भी सनसनी फैलाई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान अलकायदा का नया गढ़ बन चुका है। ईरान की सरकार ने उसको ट्रेनिंग देने, पैसा जुटाने और अपना बेस मजबूत करने की खुली छूट दे दी है। रोचक तथ्य यहाँ पर यह है कि अलकायदा एक सुन्नी इस्लामी गुट है, जबकि ईरान में शिया मुस्लिमों का वर्चस्व है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। और तो और अलकायदा ईरान में कई आतंकी हमले कर चुका है। अलकायदा के बाद सबसे ज़्यादा संदेह आईएस पर है। आईएस भी सुन्नी आतंकी गुट है। वो ईरान में कई आतंकी हमले कर चुका है। सबसे भयंकर हमला जुलाई 2017 में हुआ था। तब ईरान की संसद और इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के मकबरे को निशाना बनाया गया था। उस हमले में 17 लोग मारे गए थे। मौजूदा समय में आईएस की ताकत काफ़ी घट चुकी है। वो अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित है। अगर वो ईरान वाले ब्लास्ट का जिम्मेदार है, तब पूरी दुनिया को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये उसके उभार का संकेत हो सकता है। आईएस के अलावा बलोच और कुर्दिश विद्रोही गुटों का नाम भी चल रहा है। हालांकि किसी भी नाम की पुष्टि नहीं हुई है। इस मसले को विस्तार से समझने के लिए हमने वेस्ट एशिया मामलों के जानकार कमर आगा से बात की। उनसे पूछा ईरान के अंदर अलकायदा, आईएस और दूसरे आतंकी गुटों का कितना प्रभाव है। सुनिए उन्हें। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि दाइश या जिसे हम आईएसएस कहते हैं, इसका प्रभाव आम जनता में नहीं। ये ग्रुप जो है बाहर के हैं। इसमें बहुत से अफगान भी जुड़ गए हैं जो वहाँ पे शरणार्थी हैं, अफगानिस्तान से आए हैं। कई मिलियन वहाँ पे रहते हैं। कुछ और भी अरब्स वगैरह हैं जो ईरान में हैं। काफ़ी वो लोग हैं। ईरानियन मूल के लोग इसमें नहीं हैं। तो बाई एंड लार्ज इनके सख्त विरोध है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे कुछ ईरानी मुजाहिदीन खल्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, जिसको काफ़ी ट्रेनिंग मिली है। वो उसके भी लोग हो सकते हैं, उनके स्लीपर सेल हो सकते हैं।
गौरतलब बात यह है कि जाहिर सी बात है, ना तो इसराइल वहां पे आया होगा, ना ही कोई अमेरिकन आया होगा इस अटैक के करने। इसराइल या अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह है कि इसराइल ने इनडायरेक्टली इन लोगों की मदद की होगी जिसके तहत। और जहां तक सपोर्ट बेस है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा सपोर्ट नहीं है वहां, रिजीम बहुत स्ट्रांग है। ये तो हो गई संभावनाएं और आशंकाएं। ईरान का क्या कहना है? दो बड़े बयान सामने आए। पहला है सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का। वो बोले केरमान में बेगुनाह लोगों को मारने वाले सन की और हत्यारे हैं, करारा जवाब उन्हें मिलेगा, उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा बयान आया राष्ट्रपति रईसी का। उन्होंने अपने भाषण में ज़ायनिस्ट रेजीम का नाम लिया। ईरान इसका इस्तेमाल आमतौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए करता है। पहले रईसी को सुनते हैं, फिर आगे बताएंगे। و به رژیم صهیونیستی هشدار میدم تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. این سیل جمعیتی که به طرف مزار نورانی حاج قاسم سرازیر در این ایام میایید با عمل جنایتکارانتون مردم رو بترسانید. زورتون نمیرسه به مقاومت. قدرتتون در مقابل نیروهای مقاومت کاراییشو از دست داده. حالا به مردم بیگناه میپردازید. بدانید در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد. ईरान इजराइल और अमेरिका का नाम क्यों ले रहा है? दरअसल इजराइल और अमेरिका उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों का नाम ईरान में और बाहर भी बड़े ईरानी अफसरों और वैज्ञानिकों की हत्या में आता रहता है। हालांकि उनका फोकस सर्जिकल ऑपरेशंस पर रहा है। इजराइल ने आरोप पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, अमेरिका जरूर बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर को सुनिए। We do express our sympathies to the victims and their loved ones who died in this horrific explosion. As I said, it's too early, at least for us, to be able to say what might have caused it. But I do want to address some of the irresponsible claims that I have seen circulate and say that, number one, the United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. मिलर के बयान को सफाई की कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने इजराइल को भी पाक साबित करने की कोशिश की। हमने एक्सपर्ट से पूछा अमेरिका को सफाई देने की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो ये हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी बहुत से ईरानियन लीडर्स ने कहा कि इजराइल के ऊपर शुबह किया, और कुछ ने अमेरिका की भी बात की। वहां पे आम जनता का मानना यह है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक्चुअली इजराइल है और इजराइल के पीछे अमेरिका है, इस तरीके से माना जाता है। देखिए, ये कोई पहली बार तो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं है। इससे पहले अभी कुछ समय पहले इनके ईरान के नेशनल गार्ड जो उनका जो है उसके एक वरिष्ठ जनरल या ऑफिसर की हत्या हुई है लेबनान के अंदर। फिर उससे पहले कुछ साइंटिस्ट मारे गए हैं, कुछ सेना के लोग भी उनके मारे गए हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी हुई है। इजराइल उन सब में कहा जाता है कि वो इन्वॉल्व था। लेकिन इजराइल की पॉलिसी ये न तो वो एक्सेप्ट करता है कि हमने किया और न ही वो डिनाई करता है। ये उनका पुराना तरीका है। दूसरी बात ये कि ईरान की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो ये है कि अमेरिकन इजरायली पॉलिसी जो क्षेत्र में है उसका खुल के वो बहिष्कार करते हैं, और ये भी कहते हैं कि अमेरिकन की जो मिलिट्री प्रेजेंस है पर्शियन गल्फ में, खाड़ी के क्षेत्र में, उनका कहना ये है कि ये वहां से वापस जाना चाहिए, यहाँ पे उनकी कोई जरूरत नहीं है, और ये क्षेत्र जो है इसकी जिम्मेदारी जो है सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो वहाँ के देशों के साथ हो। अब उनकी सऊदी अरेबिया से भी अच्छे संबंध हो गए हैं, और सऊदी अरेबिया भी मोर और लेस बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मोर और लेस इन बातों से एग्री करता है, और संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं, मगर कहानी का एक सिरा आगे भी आएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं लेबनान। 3 जनवरी की दुनियादारी में हमने सालेह अल अरूरी की हत्या की खबर आपको बताई थी। वो हमास का डिप्टी लीडर था।
लेबनान की राजधानी बेरूत में रह रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जनवरी को ड्रोन हमले में मारा गया। आरोप इजराइल पर लगा, मगर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ना तो मना किया, ना ही हत्या की बात को स्वीकारा। हालांकि इजरायली मीडिया में छप रही रिपोर्ट्स में स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इजरायली अखबार यनेत ने लेबनान के एक अफसर के हवाले से रिपोर्ट छापी है। इसमें दावा किया गया है कि सालेह पर मिसाइलों से हमला हुआ। ये मिसाइलें इजराइल के फाइटर जेट से दागी गई थी। ये ड्रोन अटैक के दावे को खारिज करती है, हालांकि पुष्टि इसकी भी नहीं हुई है। सालेह से जुड़ी एक और रिपोर्ट अपनी तरफ ध्यान खींचती है। ये लेबनान के अल अखबार में छपी है। इसमें कहा गया कि हिजबुल्लाह ने कई दिन पहले ही सालेह को चेताया था, सावधान रहने के लिए कहा था। उन्हें टिप मिली थी कि इजराइल उसका पीछा कर रहा है। अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सालेह जिस अपार्टमेंट में था उसके ऊपर 2 मंजिल और थी, फिर भी मिसाइल ने उसको भेद दिया। हमले का मकसद सिर्फ सालेह को मारना था। बिल्डिंग को बहुत कम नुकसान पहुंचा है। सालेह की मौत कितनी बड़ी घटना है, इसका अंदाज़ा आप उसके कद से लगा सकते हैं। वो इस्माइल हानिया के बाद हमास का सबसे बड़ा लीडर था। उसने 1987 में ही हमास ज्वाइन कर लिया था। 1990 के दशक में इजराइल ने अरेस्ट किया, 15 बरस जेल में रहा। फिर 2011 में इजराइल को गिलाड शालित के बदले 1000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा। इसमें सालेह भी शामिल था। जेल से छूटने के बाद उसने इजराइल के खिलाफ कई हमलों की साजिश रची। इजराइल ने 2015 में ही उसको हिट लिस्ट में रख दिया था। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। सालेह इसका मास्टरमाइंड था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले से कुछ रोज पहले ही उसको मारने की धमकी दी थी। हमले के बाद इजराइल ने चेतावनी का दायरा बढ़ा दिया। नेतन्याहू बोले, 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हर एक आतंकी के दिन पूरे हो चुके हैं। वे दुनिया में जहां कहीं होंगे उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। मोसाद के मौजूदा चीफ डेविड बर्निया ने 4 जनवरी को ये बात दोहराई, मगर उन्होंने सालेह का नाम नहीं लिया। सालेह अल अरूरी पिछले कई बरसों से लेबनान से ऑपरेट कर रहा था। ईरान, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास के बीच लिंक बना हुआ था। मौत से कुछ दिन पहले वो कतर और तुर्की में मीटिंग करके आया था। कतर से चलने वाली मीडिया संस्थान अल जजीरा में जोरान पुसोवाक ने एक रिपोर्ट लिखी है, नेतन्याहू's बेट व्हाई इजराइल माइट हैव किल्ड हमास लीडर्स इन बेरूत नाउ। नेतन्याहू का दाव, क्यों बेरूत में हुई हत्याओं में इजराइल का हाथ हो सकता है। जोरान लिखते हैं, इस हमले ने बेरूत में इजराइल के पुराने सैन्य अभियानों की डरावनी यादें ताज़ा कर दी हैं। सबसे खतरनाक घटना 50 बरस पहले घटी थी। अप्रैल 1973 में बेरूत में समंदर किनारे इजरायली कमांडोज की एक टीम उतरी थी। फिर उन्होंने अंदर घुसकर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3 बड़े नेताओं की हत्या कर दी। उस टीम में कमांडो का नाम एहुद बराक था। बराक बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने। उस हत्याकांड के बाद लेबनान के अंदर झगड़ा होने लगा। फिलिस्तीन के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक लड़ाई शुरू हो गई। 2 बरस के अंदर ही पूरा मुल्क सिविल वॉर की चपेट में आ चुका था। इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ा। पीएलओ ने लेबनान को बेस बनाकर इजराइल पर हमले करने शुरू किए, जिसके चलते 1982 में पहला लेबनान इजराइल युद्ध हुआ। सालेह की हत्या के बाद वैसी ही आशंका फिर से पनपने लगी है। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो कबीर तनेजा का रुख किया। उनसे पूछा, सालेह और अरूरी की हत्या कितनी बड़ी घटना है? देखिए, मेरे ख्याल से सालेह और अरूरी काफी बड़े लीडर थे, है ना। उनका उनका जो किरदार था हमास में, जब हमास का मिलिट्री विंग जब शुरू हुआ था, तो वो एक फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं। और जो हमास के जो रिलेशंस हैं हिजबुल्लाह के साथ और हमास के जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ, वो एक इंटरलॉक्यूटर टाइप भी थे। तो इंटरलॉक्यूटर्स वही होते हैं ऐसे ग्रुप्स में जिनकी एक सोशल वेट होता है, जिसको कहते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी बड़े माने जाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी काफ़ी दम होता है। तो मेरे ख्याल से इनकी जो असैसिनेशन हुई है, इनको जो मारा गया है, वो एक काफ़ी बड़ा मैसेज भी है कि इजराइल ने काफ़ी पहले कहा था अक्टूबर 7 के बाद कि जहाँ पे भी हमास की लीडरशिप है हम उनको टारगेट करेंगे। ना हम इजराइल ने डायरेक्टली ये तो नहीं कहा है कि हमने किया है, लेकिन अगर आप कई रिपोर्ट्स देखें, एक्सियोस ने एक रिपोर्ट करी थी, एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, कि रिपोर्ट ये थी कि इजराइल ने अमेरिका को कंसल्ट नहीं किया था ऑपरेशन से पहले, लेकिन जब ऑपरेशन चल रहा था तो अमेरिका को इंक्लिनेशन दे दिया था कि ऐसा हम कर रहे हैं। तो बट एज फार एज जब हम हमास की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा झटका है उनके लिए। लेकिन हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी ऐसे झटके पहले भी खा चुकी है और उनसे बाहर भी आ चुकी है। तो अगर एक अल जरूरी आज नहीं है तो कल दूसरा हमास के अंदर से एक निकल के आएगा। सालेह की हत्या में इजराइल पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक सामने से नहीं स्वीकारा है।
अमेरिका ने कहा है कि हमें इस बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। ये दोनों श्रेय लेने से बच क्यों रहे हैं, वो भी तब जबकि इजराइल का मकसद ही हमास के लीडर्स का खात्मा है। एक्सपर्ट से समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका को ना पता हो कि ऐसा ऑपरेशन अगर इसराइल कर रहा था। अमेरिका ने तो नहीं किया, बिकॉज अगर आप याद रखेंगे कि जब सोलेमानी को मारा गया था 2020 में अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में, तो उसका पब्लिकली उन्होंने एक एक ऐलान किया था कि ऐसा हमने ऑपरेशन किया है और ऐसे काफ़ी डेंजरस आदमी को हमने हटाया है। लेकिन और अगर ऐसा कुछ यूएस ने भी इसमें किया होता तो मेरे ख्याल से वो खुद ही बता देते। लेकिन इसराइल के लिए डिफरेंट है थोड़ा। इसराइल के आप ये ना भूलें कि अभी भी हमास के पास काफ़ी सारे इजरायली हॉस्टेजेस हैं। और ये भी ना भूलें कि एक एस्केलेशन लैडर पे है अभी इसराइल, जो हमास को उन्होंने हमास का जो ट्रूप्स हैं उन पे काफी उन्होंने टारगेटिंग करी गाजा में कि हम आपके जो सीनियर लीडर्स हैं हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं, हम उनको भी हटा सकते हैं, उनको भी मार सकते हैं। और अगर आप को लगता है कि आप कहीं सेफ एरिया में बैठे हों तो हम वहां भी पहुंच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसराइल का एक, अगर इसराइल ने किया है तो ये इसराइल का एक मैसेजिंग है कि, क्योंकि देखिए अगर जो अलूरी है उनका भी, वो कोई जूनियर लीडर नहीं थे, तो उनको भी ये पता होगा कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं बेरूत में, अगर वो कहीं इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं तो उसमें खतरा तो रहेगा। इसराइल रेगुलरली अटैक करता आ रहा है हिजबुल्लाह को लेबनान में, और अदर टारगेट्स को भी पिछले कई सालों से। तो ये कोई नई बात नहीं है ऑपरेशनली, लेकिन जो टारगेटिंग है वो मेरे ख्याल से एक मैसेज है इसराइल का कि अभी हो सकता है कि वो बस अभी ऐसे ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। लेबनान और ईरान की घटना के बाद इजराइल को धमकी मिल रही है। अभी तक हमास के साथ चल रही जंग गाजा तक सीमित थी, क्या ये रीजनल वॉर में तब्दील हो सकती है और मिडिल ईस्ट में इसकी चिंगारी कहां तक फैल सकती है? देखिए, रीजनल वॉर का ऐसे मकाम पे थ्रेट तो रहता है ना। और हमने देखा कि जैसे अभी जो ईरान में बॉम्बिंग हुई, अभी तक किसी ने उसका वो नहीं किया है, किसी ने क्लेम नहीं किया है कि किसने किया। तो ऑलरेडी क्योंकि अभी ईरान और इसराइल के बीच में तनाव बहुत है, तो ऑलरेडी उंगलियां इसराइल पे उठाई जा रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसराइल के इसके पीछे नहीं था। लेकिन ऐसा कोई भी अगर अटैक होए तो एक वो ऐसे मुकाम पे ले आता है इन दोनों देश को कि जिसको अगर उनको लगे भी कि उसने किया है तो वो एक रिटेलिएटरी एक्शन ले सकते हैं। तो हम ऐसे मुकाम पे हैं जिसका मतलब कि वो रीजनल आज, अगले हफ्ते, अगले महीने जा सकता है। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये भी है कि ईरान कम से कम और इसराइल भी काफी हद तक चाहता नहीं कि ये एक रीजनल वॉर बने। उसके अंदर आप अमेरिका का रोल ना भूलें, अमेरिका का ने भी काफी प्रेशर लगाया हुआ है इसराइल पे आजकल। देखिए, अगर इस इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का तो इतना नहीं होगा, अगर फर्दर स्केलेट हुई, जिसके चांसेस नजर आते हैं। इसराइल का मानना यह है कि ईरान के अंदर, और अमेरिका का भी ये मानना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और यही सोच के उन लोगों ने, अमेरिकन ने उनके पास सैंक्शंस लगाए हैं। रिजीम को वीक होगी ताकि इंटरनल रिवोल्यूशन आ जाए या अंदरूनी वो हो जाए, उसको सत्ता पर दे। और तो पॉलिसी जो में कोई चेंज नहीं है, ना अमेरिका की, ना इसराइल की टुवर्ड्स ईरान, और ना ही ईरान की उनकी तरफ कोई चेंज नजर आता है। दोनों के बहुत स्ट्रांग वो है। दूसरी बात यह है कि ईरान खुल के इन जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, चाहे हुती रेबल हो या हमास हो या हिजबुल्लाह हो या शिया मलेशिया इराक की हो, इनको सपोर्ट करता है। ईरान का मानना यह है कि ये रेसिस्टेंस मूवमेंट है। अमेरिकन और यूरोपियन का मानना यह है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये आतंकवादी ग्रुप हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में इस पे नहीं, खामोश है, उसकी तरफ से नहीं डिक्लेयर हुए हैं आतंकवादी। लेकिन ये है कि अगर आगे फर्दर इस तरह के इंसिडेंट बढ़ते हैं जिसके ऊपर शुबा हो रही है, क्योंकि इसराइल का कहना यह है कि जब तक कि ईरान ये के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक होगा या इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं होगा या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ये वार उस क्षेत्र में बढ़ सकती है ज्यादा। इसलिए ऑलरेडी फैल चुकी है। अभी ये कि वन साइडेड है, ये लोग अटैक करते हैं, इनके ऊपर मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर काउंटर अटैक होता है अमेरिकन का या उनका। लेकिन अगर ईरान कूद पड़ेगा तो फिर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, और उससे
ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यही एक ऐसा कारण है कि जो उसको रोकता है इजराइल को जंग से। अमेरिकन भी चाहते होंगे कि ऐसा ना होने पाए कि ऑयल सप्लाई हो जाए, इसलिए कि यूरोप की इकोनॉमी और अमेरिका की भी इकोनॉमी काफी कमजोर है। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर तो रिसेशन में सारे देश चले जाएंगे। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।